जय हिंद साथियों। 13 फरवरी 2024 के डेली करंट अफेयर्स आपके सामने हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाट वाज द थीम ऑफ सेवेंथ इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस। ठीक है, इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस की थीम क्या थी, सातवें एडिशन की इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस की थीम क्या थी, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है टुवर्ड अ सिक्योर इंडियन ओशन, सेकंड ऑप्शन है टुवर्ड्स अ स्टेबल एंड सस्टेनेबल इंडियन ओशन, थर्ड ऑप्शन है इंडियन ओशन रिम कॉर्पोरेशन और लास्ट ऑप्शन है इंडियन ओशन मैरीटाइम सिक्योरिटी। इन चारों में सही आंसर है ऑप्शन बी, टुवर्ड्स अ स्टेबल एंड सस्टेनेबल इंडियन ओशन। ठीक है, तो ऑर्गेनाइज किया गया है सेवेंथ इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस, और ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में ऑर्गेनाइज किया गया है। याद रखिएगा कहाँ पे किया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया में ये किया गया है। और किसके द्वारा किया गया है, तो इंडिया फाउंडेशन के तरफ से ये ऑर्गेनाइज किया गया है इन कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ठीक है, तो इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ है, हो रहा है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस की जगह क्या है, ऑस्ट्रेलिया। थीम क्या है, थीम है टुवर्ड्स ए स्टेबल एंड सस्टेनेबल इंडियन ओशन, और कौन सा एडिशन है ये, सेवेंथ इंडियन ओशन है। ठीक है, सेवेंथ इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस है ये। ठीक है, तो इसमें हम लोग ने करंट पर्सपेक्टिव में ये देखा कि ये सेवेंथ इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस है, कहाँ पे हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है। ठीक है, और इसकी थीम क्या है, इसकी थीम है टुवर्ड्स ए स्टेबल एंड सस्टेनेबल इंडियन ओशन। ठीक, अब हम लोग कुछ बातें इसके बैकग्राउंड में देख लेते हैं ताकि हम लोग की कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन हो जाए। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे, तो ये शुरू हुआ था 2016 में, इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस 2016 में शुरू हुई थी और पहली बार ये सिंगापुर में हुई थी। ठीक है, इसको ऑर्गेनाइज कौन करता है, तो इंडिया फाउंडेशन ऑर्गेनाइज करती है विद अदर कंट्रीज। ठीक है, अदर कंट्रीज की जो भी थिंक टैंक बॉडीज होंगी, कोई भी एक्सटर्नल अफेयर्स की मिनिस्ट्री होगी, उनके साथ इंडिया फाउंडेशन मिलके इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करती है। और इनका की कॉन्सेप्ट क्या है, इनका की कॉन्सेप्ट है सागर। ठीक है, जो कि इंडिया द्वारा दिया गया है, जिसका मतलब होता है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। कौन सा रीजन, इंडियन ओशन रीजन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने देखा कि इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस का कौन सा एडिशन यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है, तो सेवेंथ इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया गया है। कहाँ पे हो रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया में कराया जा रहा है। ठीक है, थीम क्या है, टुवर्ड्स अ स्टेबल एंड सस्टेनेबल इंडियन ओशन। ठीक है, स्टेबल भी इंडियन ओशन हो और सस्टेनेबल भी इंडियन ओशन हो। ठीक है, तो हम लोग ने करंट पर्सपेक्टिव में ये देख लिया, बैकग्राउंड में हम लोग ने ये देख लिया कि ये 2016 में शुरू हुआ था, पहला एडिशन इसका सिंगापुर में हुआ था और इंडिया फाउंडेशन इसको ऑर्गेनाइज कराने के मामले में आगे रहती है। और इसका की कॉन्सेप्ट है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विच सिटी हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज वाटर वॉरियर सिटी। कौन सी सिटी को रिकॉग्नाइज किया गया है एज वाटर वॉरियर सिटी। आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है दिल्ली, सेकंड ऑप्शन है मुंबई, थर्ड ऑप्शन है नोएडा और लास्ट ऑप्शन है बेंगलुरु। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, नोएडा। तो नोएडा को रिकॉग्नाइज किया गया है एज वाटर वॉरियर सिटी, क्योंकि यहाँ पे जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लान है वो बेस्ट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है। ठीक है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्या करते हैं, जो कि डर्टी वाटर्स होते हैं, पोल्यूटेड वाटर्स होते हैं, उनको क्या करते हैं, उनको रिसाइकिल करके यूजेबल फॉर्म में लाते हैं। ठीक है, तो ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हो गए। ठीक है, तो नोएडा यूटिलाइजेज अराउंड 70 to 75 मिलियन लीटर डेली फॉर वेरियस एप्लीकेशंस। ठीक है, तो याद रखिएगा नोएडा को वाटर वॉरियर सिटी का अवार्ड मिला है। ठीक है, वाटर वॉरियर का सिटी का अवार्ड किसको मिला है, तो नोएडा को ये मिला है। ठीक है, नोएडा को मिला है। ठीक है, तो याद रखेंगे नो वाटर वॉरियर। ठीक है, नो वाटर वॉरियर, नो वाटर वॉरियर। वाटर वॉरियर क्या है, वाटर वॉरियर अवार्ड है। नो क्या है, नो से है नोएडा। ठीक है, वाटर वॉरियर, नो वाटर वॉरियर, तो नो से याद रखेंगे नोएडा और वाटर वॉरियर से याद रखेंगे वाटर वॉरियर सिटी का अवार्ड मिला है नोएडा को। ठीक है, किसने दिया है, तो डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन ने जो है ऑनर किया है नोएडा को। ठीक है, नो वाटर वॉरियर, नो वाटर वॉरियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विच ऑर्गेनाइजेशन अनवील्ड स्वास्थ्य प्रोजेक्ट नैनोटेक डिवाइसेस थी। तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने अनवील किया है स्वास्थ्य प्रोजेक्ट नैनोटेक डिवाइसेस। आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है आईआईटी बॉम्बे, सेकंड ऑप्शन है आईआईटी दिल्ली, थर्ड ऑप्शन है आईआईटी मद्रास और लास्ट ऑप्शन है आईआईटी गुवाहाटी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गुवाहाटी। ठीक है, तो आईआईटी गुवाहाटी ने लॉन्च किया है स्वास्थ्य प्रोजेक्ट नैनोटेक डिवाइसेस। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, स्वास्थ्य प्रोजेक्ट में जो भी एडवांसमेंट्स होंगे वो नैनो टेक्नोलॉजी के बेसिस पे होंगे। ठीक है, जो भी डिवाइसेस होंगे, जो भी एडवांसमेंट्स होंगे, वो नैनो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को डेवलप किया जाएगा स्वास्थ्य प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, तो याद रखिएगा नैनो को नहीं गंवा सकते ना। ठीक है, नैनो को
गवा नहीं सकते, ठीक है। नैन बहुत कीमती है ना, आग बहुत कीमती है, ठीक है। नैनो से याद रखेंगे, नैनोटेक डिवाइसेस स्वास्थ्य प्रोजेक्ट के अंदर कौन ला रहा है, गोवा, ठीक है। गोवा से गुवाहाटी, गोवा नहीं यार, गोवा ना लगा दीजिएगा आंसर, गोवा, ठीक है, गवा दिया, गवा, GUWA, ठीक है। तो ये IIT गुवाहाटी का प्रोजेक्ट है जो कि नैनो डिवाइसेस डेवलप करेगा अंडर स्वास्थ्य प्रोजेक्ट, ठीक है। तो नैनो को गवा नहीं सकते स्वास्थ्य के लिए, ठीक है। स्वास्थ्य मतलब हेल्थ के लिए, ठीक है। तो स्वास्थ्य क्या है यहाँ पे, स्वास्थ्य प्रोजेक्ट है, तो नैनो को गवा नहीं सकते स्वास्थ्य के लिए। स्वास्थ्य से क्या है, स्वास्थ्य से प्रोजेक्ट है, गवा से क्या है, IIT गुवाहाटी, देखिए GUWA है ना गुवाहाटी, और नैनो से क्या है, ये नैनोटेक डिवाइसेस डेवलप करेंगे। आशा करते हैं आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, वेयर इज बाब्स मंदिर लोकेटेड विच विल बी इनॉग्रेटेड बाय PM मोदी। तो बाब्स हिंदू मंदिर कहाँ पे लोकेटेड है जिसका उद्घाटन PM मोदी साहब करेंगे। आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है मुंबई इंडिया में, सेकंड ऑप्शन है अल रहबा UAE में, थर्ड ऑप्शन है न्यूयॉर्क सिटी USA में, और लास्ट ऑप्शन है सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। तो बाब्स मंदिर कहाँ पे स्थित है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी साहब करेंगे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नियर अल रहबा UAE में, ठीक है। तो बोचनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था का ये बाप मंदिर है, बाप्स मंदिर, ठीक है। अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था का ये मंदिर है जो कि कहाँ पे स्थित है, UAE में स्थित है, ठीक है। UAE में अल रहबा के पास अबू मुराखा में, ठीक है। ये अबू मुराखा में स्थित है दुबई में, ठीक है, विच इज नियर अल रहबा, ठीक है। तो ये दोनों तीनों चीजें याद रखिएगा, अबू मुरैका, अल रहबा, दुबई, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे पहला हिंदू मंदिर खोला जा रहा है जिसकी वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इसका उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब करेंगे, ठीक है। तो ये दुबई में खोला जा रहा है, UAE की कैपिटल है दुबई, कहाँ पे, अल रहबा में, ठीक है। और इसकी हाइट क्या है, इसकी हाइट है 108 फीट, ठीक है। 108 फीट इसकी हाइट है हिंदू मंदिर की, ठीक है। इसके अलावा और कौन कौन कहाँ कहाँ पे ये मंदिर है, तो अक्षरधाम एक दिल्ली में है, अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आप जानते होंगे, ठीक है। फिर न्यू जर्सी में है, USA में है, लंदन में है, टोरंटो में है, नैरोबी में है, और सिडनी में है, ठीक है। तो ये इन जो ये बोचनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था है, इनके कई मंदिर हैं, और इन्होंने अपना पहला मंदिर खोला है दुबई में जिसका उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब करेंगे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो याद रखने वाली बात यहाँ पे ये है कि दुबई में है, कहाँ पे, अल रहबा के पास, अल रहबा के पास, और हाइट क्या है, तो हाइट है 108 फीट, ठीक है। हो सकता है यही डायमेंशन पूछ लें कि जो बाब्स हिंदू मंदिर खुला है उसकी हाइट क्या है, तो याद रखिएगा 108 फीट का है, ठीक है। Which district in Odisha has declared गुप्तेश्वर फॉरेस्ट एज 4th बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट, ठीक है। तो आपको ये देखना है, ओडिशा में 4th बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट को घोषित किया गया है, गुप्तेश्वर फॉरेस्ट है, ठीक है। तो 4th बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट जो है ओडिशा में वो गुप्तेश्वर फॉरेस्ट है। तो आपको बताना है कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है। आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है कटक, सेकेंड ऑप्शन है गंजम, थर्ड ऑप्शन है कोरापुट, और लास्ट ऑप्शन है मयूरभंज, ठीक है। तो आपको बताना था गुप्तेश्वर फॉरेस्ट कहाँ पे लोकेटेड है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कोरापुट में, ठीक है। तो अभी ओडिशा ने डिसाइड किया है कि वो अपना चौथा बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट जो है इनॉग्रेट करेंगे, ओपन करेंगे, जिसका नाम है गुप्तेश्वर फॉरेस्ट, ठीक है, गुप्तेश्वर फॉरेस्ट। और ये कहाँ पे है, ये कोरापुट में है, ठीक है। ये कहाँ पे है, कोरापुट में है, ठीक है, कोरापुट में है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये चौथी बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट क्या होती है, नाम से ही पता चल रहा है, ये कोई ऐसी जगह होती है जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी रिचनेस होती है, ठीक है। और इसको कौन डिक्लेयर कर सकता है, तो इसको स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर कर सकती है, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर कर सकती है, किस एक्ट के अंदर, तो बायोडाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002 के अंदर, ठीक है। अंडर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2000 स्टेट इंडियन गवर्नमेंट कैन नोटिफाई बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स इन कंसल्टेशन विद लोकल गवर्निंग बॉडीज, ठीक है। तो याद रखिएगा बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट कौन घोषित कर सकता है, तो स्टेट गवर्नमेंट घोषित कर सकती है, किसके अंतर्गत, बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 के अंतर्गत, ठीक है। और इसी के चलते, इसी का यूज करते हुए ओडिशा ने अपनी 4th बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट को नेम किया है, जिसका नाम है गुप्तेश्वर फॉरेस्ट, और वो कहाँ पे लोकेटेड है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है, ठीक है। कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है गुप्तेश्वर फॉरेस्ट, ठीक है, गुप्तेश्वर फॉरेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कवच सिस्टम इज बीइंग इंस्टॉल्ड इन विच इंडियन ट्रेन। आपको बताना है कवच सिस्टम किस इंडियन ट्रेन में इंस्टॉल किया जा रहा है। आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है वंदे मेट्रो, सेकंड ऑप्शन है राजधानी एक्सप्रेस, थर्ड ऑप्शन है शताब्दी एक्सप्रेस,
और लास्ट ऑप्शन है गतिमान एक्सप्रेस। तो इन चारों में से कवच सिस्टम कहाँ पे इंस्टॉल किया जा रहा है, किस ट्रेन में इंस्टॉल किया जा रहा है, आपको ये बताना है। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वंदे मेट्रो में। ठीक है, तो रेल कोच फैक्ट्री ने अनाउंस किया है कि वंदे मेट्रो कोच में क्या होगा, कवच सिस्टम को इंस्टॉल किया जाएगा। ठीक है, कवच सिस्टम क्या होता है, ये कोलिजन्स प्रिवेंट करता है। ठीक है, तो अभी हाल में ही आपने देखा होगा उड़ीसा में बहुत भयानक सा ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था, फिर कुछ दिन बाद आंध्र प्रदेश में भी हुआ था। ठीक है, तो हम लोग ने ये देखा था कि काफ़ी रेल एक्सीडेंट्स हो रहे थे, जिसकी वजह से कवच सिस्टम को डिज़ाइन किया गया था, जो कि ट्रेन की भिड़ंत को बचाएगा। ठीक है, कोलिजन्स को बचाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं कवच कैसे काम करता है। तो कवच को डेवलप किया गया है रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। ठीक है, RDSO द्वारा डेवलप किया गया है, और इसका सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल है 4। ठीक है, सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल है 4। और इसकी फंक्शनैलिटी क्या क्या है, ये कैसे काम करता है, तो जिस जिस मान लीजिए इसमें वंदे मेट्रो में कवच लगा हुआ है, तो क्या होगा इसमें कि कवच जो है डिटेक्ट कर लेगा, कवच सिस्टम जो है डिटेक्ट कर लेगा आने वाले कोलिजन्स को, और वो अलर्ट कर देगा लोको पायलट को। ठीक है, अप्रोचिंग रेड सिग्नल, जहाँ पे रेड सिग्नल होगा वहाँ पे पहले ही लोको पायलट को अलर्ट कर देगा कि अब रेड सिग्नल आ रहा है, आप ब्रेक सप्लाई कीजिए। ठीक है, और अगर फिर भी लोको पायलट किसी कारणवश ब्रेक सप्लाई नहीं करते हैं, तो कवच सिस्टम अपने आप ऑलरेडी क्या करेगा, ऑटोमेटिक ब्रेक्स को अप्लाई कर देगा। ठीक है, अप्लाई कर देगा ऑटोमेटिकली ब्रेक्स को, ताकि जो भी ओवर शूटिंग है वो बचाई जा सके। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक ब्रेक्स काम आएंगे, लोको पायलट को अलर्ट किया जाएगा, और क्या किया जाएगा, SOS मैसेजेस भेजे जाएंगे। इमरजेंसी, कुछ भी इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो SOS मैसेजेस चले जाएंगे, ताकि जो भी रीइंफोर्समेंट्स हैं, जो भी केयर के सामान है, वो जल्दी से यहाँ पे पहुँच पाए जहाँ पे भी इमरजेंसी सिचुएशन हुई है। ठीक है, और इसका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ है, तो इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल इंजीनियरिंग एंड टेलीकम्युनिकेशंस, सिकंदराबाद तेलंगाना में कवच सिस्टम का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने देख लिया कवच कहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है, वंदे मेट्रो में। फंक्शनैलिटी देख लिया हमने, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस देख लिया, तो हम लोग ने कवच सिस्टम के बारे में पूरी तरीके से जानकारी इकट्ठी कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, वेयर वॉज द स्टैचू ऑफ जनरल बिपिन रावत अनवील्ड। तो जनरल बिपिन रावत साहब की मूर्ति का उद्घाटन कहाँ पे हुआ था, इनकी मूर्ति का अनावरण कहाँ पे हुआ था, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है दिल्ली, सेकंड ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, थर्ड ऑप्शन है जम्मू एंड कश्मीर, और लास्ट ऑप्शन है उत्तराखंड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उत्तराखंड में। ठीक है, ये गलत लिख गया है यहाँ पे, आपका ऑप्शन यहाँ पे ये नहीं सही है, ये सही है उत्तराखंड। ठीक है, तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ने अनवील किया है स्टैचू ऑफ जनरल बिपिन रावत। ठीक है, जो कि हमारे पहले CDS थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। कहाँ पे, उत्तराखंड, देहरादून उत्तराखंड में। ठीक है, देहरादून उत्तराखंड में इनकी मूर्ति का अनावरण किया गया है, देहरादून उत्तराखंड में। ठीक है, क्योंकि ये उत्तराखंड बॉर्न थे, उत्तराखंड में इनका जन्म हुआ था, इसलिए देहरादून उत्तराखंड में इनकी मूर्ति का अनावरण किया गया है। ठीक है, जनरल बिपिन रावत। हो सकता है आपसे उल्टा पूछ ले कि किसकी मूर्ति का अनावरण किया गया है देहरादून उत्तराखंड में, तो आपको याद रखना है जनरल बिपिन रावत साहब का। ठीक है, ये हमारे इंडिया के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, और उनकी एक हवाई दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इनका हेलीकॉप्टर जो चॉपर था वो क्रैश कर गया था कहीं साउथ इंडिया में, हमको एग्जैक्टली सिटी नहीं याद आ रही है वहाँ पे, जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विच स्टेट लॉन्च्ड पेंशन अमाउंट्स अंडर मधु बाबू पेंशन योजना। तो मधु बाबू पेंशन योजना किस राज्य के अंतर्गत शुरू की गई पेंशन योजना है, आपको ये बताना था। और आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है केरला, सेकंड ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, थर्ड ऑप्शन है ओडिशा, और लास्ट ऑप्शन है तमिलनाडु। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ओडिशा। तो ओडिशा ने लॉन्च किया है मधु बाबू पेंशन योजना। ठीक है, तो बस इतना ही जान लीजिए आप कि मधु बाबू पेंशन योजना किस राज्य की पेंशन योजना है, तो ओडिशा राज्य की ये पेंशन योजना है। ठीक है, वेयर इज 67th ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। आपको बताना है 67th ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट कहाँ पे आयोजित की गई है। ठीक है, 67th ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट किस स्थान में आयोजित की गई है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है कोलकाता, सेकंड ऑप्शन है लखनऊ, थर्ड ऑप्शन है मुंबई, और लास्ट ऑप्शन है न्यू दिल्ली। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लखनऊ में। तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने क्या किया है, ऑर्गेनाइज किया है 67th ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट इन लखनऊ। ठीक है, इसकी कोई थीम नहीं थी, तो आपको थीम नहीं बताई जा रही है, तो आप बस ये याद रखिएगा कि किसने ऑर्गेनाइज किया है, तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने ऑर्गेनाइज किया है ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट। ठीक है, कहाँ पे, लखनऊ में। ठीक है, इसके 3 डायमेंशन हैं, ध्यान दीजिएगा। RPF रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स क्या ऑर्गेनाइज किया है, 67th ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट। ठीक है, ड्यूटी मीट पूरी
ठीक है, कहाँ पे? लखनऊ में। ठीक है, तो इसके अलावा अगर इससे क्वेश्चन बनता है तो इन डायमेंशंस के अलावा इससे कहीं नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, बस ये याद रखना है आपको कि किसने ऑर्गेनाइज किया है, तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने ऑर्गेनाइज किया है। कौन सा एडिशन है? 67th एडिशन है। कहाँ पे हो रहा है? लखनऊ में हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुक्स एंड ऑथर्स से, तो आपको बताना है व्हाट इज द टाइटल ऑफ बुक रिलेटेड टू एन चंद्रबाबू नायडू। एन चंद्रबाबू नायडू से रिलेटेड जो बुक है आपको उसका नाम बताना है। आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है विजनरी लीडर, सेकंड ऑप्शन है अ ग्रेट विजनरी महास्वप्निकुडु, थर्ड ऑप्शन है पॉलिटिकल जर्नी ऑफ एन चंद्रबाबू नायडू, और लास्ट ऑप्शन है नायडू अ पॉलिटिकल बायोग्राफी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अ ग्रेट विजनरी महास्वप्निकुडु। ठीक है, तो एन चंद्रबाबू नायडू से रिलेटेड एक बुक लिखी गई है जिसका नाम है अ ग्रेट विजनरी, और जिसका नाम है, असली नाम है महास्वप्निकुडु, जो कि तेलुगु में लिखी गई है। ठीक है, तो ये किससे रिलेटेड है? तो ये चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू, मतलब एक्स चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू से रिलेटेड है, और इसके ऑथर है पी विक्रम। ठीक है, पी विक्रम इसके ऑथर है। हालांकि ये नहीं पूछा जाना चाहिए, आपसे यही पूछा जाएगा कि एन चंद्रबाबू नायडू से रिलेटेड कौन सी बुक लिखी गई है, तो याद रखना है आपको, ये वाला नेम स्पेशली याद रखना है, महास्वप्निकुडु। हो सकता है आपसे यही पूछ लिया जाए महास्वप्निकुडु किससे रिलेटेड है, तो आपको याद रखना है चंद्रबाबू नायडू से रिलेटेड है, एन चंद्रबाबू नायडू से ये रिलेटेड है। ठीक है, एन चंद्रबाबू नायडू से रिलेटेड है महास्वप्निकुडु अ ग्रेट विजनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इन विच कंट्री इज इंडिया रिप्लेसिंग मिलिट्री पर्सनल विद टेक्निकल स्टाफ। किस कंट्री में इंडिया मिलिट्री पर्सनल की जगह टेक्निकल स्टाफ को अपॉइंट कर रही है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है श्रीलंका, सेकंड ऑप्शन है मालदीव्स, थर्ड ऑप्शन है नेपाल, और लास्ट ऑप्शन है भूटान। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मालदीव्स। ठीक है, मालदीव्स में देख रहे हैं आप थोड़े रिश्ते तंग हो चुके हैं इंडिया और मालदीव्स के बीच, जिसके चलते क्या हुआ है, 80 इंडियन मिलिट्री पर्सनल को क्या किया गया है, रिप्लेस किया गया है विद टेक्निकल स्टाफ। ठीक है, और ये मिलिट्री पर्सनल किसके लिए यूज होते हैं? टू ऑपरेट हेलीकॉप्टर्स एंड डॉर्नियर प्लेन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, डॉर्नियर प्लेन याद रखिएगा। ठीक है, तो इंडिया मालदीव्स के जो प्रेसिडेंट साहब हैं मोहम्मद मुजू, उन्होंने वो एंटी इंडिया स्टैंड पे उन्होंने चुनाव जीता, इसके बाद से ही वो एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ करे जा रहे हैं, और इसमें सबसे रीसेंट एक्टिविटी यही है कि उन्होंने बोला है कि अपने मिलिट्री स्टाफ को यहाँ से हटाइए। ठीक है, एंटी इंडिया स्टैंड से इनका ये बोल रहे थे कि इंडिया आउट, इन्होंने नारा दिया था इंडिया आउट। ठीक है, इसी के चलते इन्होंने ये क्या किया है, मिलिट्री स्टाफ को रिप्लेस करवाया है टेक्निकल स्टाफ से। ठीक है, तो याद रखिएगा ये सारा कार्यक्रम मालदीव्स में हो रहा है। What was India's retail inflation rate in January 2024? आपको बताना है इंडिया की रिटेल इन्फ्लेशन रेट क्या थी जनवरी 2024 में। ठीक है, रिटेल इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। ठीक है, महंगाई, खुदरा महंगाई। ठीक है, खुदरा महंगाई की दर क्या थी जनवरी 2024 में? आपके ऑप्शन हैं 5.69%, सेकेंड ऑप्शन है 5.1%, थर्ड ऑप्शन है 6.52%, और लास्ट ऑप्शन है 3.8%। ठीक है, तो आपको बताना था इंडिया की रिटेल इन्फ्लेशन कितनी रही है जनवरी 2024 में, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 5.1%। ठीक है, 5.1% जो है इंडिया की रिटेल इन्फ्लेशन रही है, जो कि 3 मंथ लो है। ठीक है, 3 मंथ लो है, 5.1% इंडिया की रिटेल इन्फ्लेशन। और जो IIP है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, उसने ग्रोथ एग्जिबिट की है 3.8% की इन दिसंबर 2023। ठीक है, तो ये दोनों ही फेवरेबल है, मतलब ग्रोथ भी हो रही है और इन्फ्लेशन भी कम हो रहा है। ठीक है, इसके बारे में कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ कितनी हुई है दिसंबर में? 3.9% हुई है, माइनिंग की ग्रोथ हुई है 5.1%, और इलेक्ट्रिसिटी की ग्रोथ हुई है 1.2%। ठीक है, तो IIP जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, उसमें ये 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग और इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ हुई है 3.9%, माइनिंग की अच्छी ग्रोथ हुई है 5.1%, और इलेक्ट्रिसिटी की ग्रोथ हुई है 1.2%। हो सकता है आपसे सेक्टोरल ग्रोथ पूछ लिया जाए जनवरी या दिसंबर की, तो आपको याद रखना है ये दिसंबर की 2023 की ग्रोथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, फिर से डेटा ओरिएंटेड क्वेश्चन है। व्हाट वाज अर्बन जॉबलेस रेट? आपको बताना है अर्बन जॉबलेस रेट कितनी थी थर्ड क्वार्टर ऑफ फिस्कल ईयर 24 में। थर्ड क्वार्टर ऑफ फिस्कल ईयर 24 में अर्बन जॉबलेस रेट क्या रही है, आपको ये बताना है। किसके अनुसार?
पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे डेटा के अनुसार। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 6.5%, सेकेंड ऑप्शन है 12.6%, थर्ड ऑप्शन है 8.6% और लास्ट ऑप्शन है 5.8%। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 6.5%। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे डेटा आया है, उसके हिसाब से क्या हुआ है, इंडिया की जो अर्बन लेबर मार्केट्स है वहाँ पे जॉबलेस रेट घट गई है। ठीक है, एंड ड्रॉप्ड टू 6.5%। ठीक है, अर्बन रेट क्या, अर्बन जॉबलेस रेट कितनी रही है क्वार्टर थर्ड फिजिकल ईयर 24 में, तो ये रही है 6.5%। और हाईएस्ट कब थी, तो हाईएस्ट थी फिजिकल ईयर 2022 में जब कोविड का टाइम था। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ और बातें देख लीजिए, अर्बन जॉबलेस रेट कितनी है, 6.5% है। इससे पहले क्वार्टर में कितनी थी, मतलब सेकेंड क्वार्टर में कितनी थी, तो सेकेंड क्वार्टर में 6.6% थी, उसके बाद घट के कितनी हो गई है, 6.5% हो गई है। पीक कब हुई थी, पीक फिजिकल ईयर 22 में हुई थी जब 12.6% अर्बन जॉबलेस ग्रोथ हो गई, रेट हो गया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फिगर है, ध्यान दीजिएगा, इतनी ज़्यादा अर्बन जॉबलेस रेट हो गई थी कि 12.6% तक वो पहुंच गई थी। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट अमंग वुमेन कितनी है, स्टैग्नेंट है ये 8.6% पे। रेट अमंग मेन, मतलब ये विमेन अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, ये मेन एम्प्लॉयमेंट रेट है, कितनी डिक्रीज फ्रॉम 6% टू 5.8% हो गई है। ठीक है, 6% से घट के 5.8% हो गई है। और एम्प्लॉयमेंट रेट फॉर यंग 15 से 29 ईयर्स तक की एज ब्रैकेट में कम हो गई है 17.3 से 16.5। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सारे डेटा आपको दे दिए हैं, ये क्वार्टर 3 का डेटा है, याद रखिएगा, क्वार्टर 3 फिजिकल ईयर 24 का डेटा है ये, और ये अर्बन रिलेटेड डेटा है। ठीक है, किसका डेटा है ये, अर्बन रिलेटेड पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का। हो सकता है आपसे इसी को डायमेंशन में क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो आपके लिए टेबुलर फॉर्म में लगा दिया है ताकि आपको जल्दी से रिवीजन कर ले आराम से और पहली बार में ही आपको चीज़ें समझ में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, नेशनल विमेंस डे इज सेलिब्रेटेड एज विच पर्सनैलिटीज बर्थडे। तो हम लोग जो नेशनल विमेंस डे मनाते हैं वो किस पर्सनैलिटी की बर्थडे पे मनाते हैं, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है मदर टेरेसा, सेकेंड ऑप्शन है सरोजनी नायडू, थर्ड ऑप्शन है रानी लक्ष्मीबाई और लास्ट ऑप्शन है इंदिरा गांधी। तो इसका सही आंसर है सरोजनी नायडू। इसका सही आंसर है सरोजनी नायडू। तो 13 फरवरी को हम लोग मनाते हैं नेशनल विमेंस डे। ठीक है, नेशनल विमेंस डे जो कि बर्थडे होता है, जन्मदिन होता है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजनी नायडू का। ठीक है, 13 फरवरी। ठीक है, 13 फरवरी। अभी हम लोग ने 2-3 दिन पहले करंट अफेयर्स में डिस्कस किया था कि 200वां बर्थडे कौन सेलिब्रेट कर रहा है, तो इसका सही आंसर था साथियों स्वामी दयानंद सरस्वती साहब। ठीक है, ये शायद कल ही डिस्कस किया था, ये अपना 200 बर्थडे सेलिब्रेट करा था हम लोग, इंडिया ने इनका 200th बर्थडे इनका ऑब्जर्व किया था। ठीक है, तो आपको ऐसे भी याद रखना है कि किससे रिलेटेड है, या कुछ बड़ी चीज़ हो गई, 200 बर्थडे हुआ, 100 बर्थडे हो गया, 500 बर्थडे हो गया, ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि नेशनल विमेंस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो 13 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। उस दिन किसका बर्थडे होता है, उस दिन होता है सरोजनी नायडू का बर्थडे। ठीक है, तो उनके बर्थडे को मार्क करने के लिए नेशनल विमेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, नेशनल विमेंस डे किसकी याद में मनाया जाता है, किसके बर्थडे के कमोमोरेट करने के लिए बनाया जाता है, तो सरोजनी नायडू के बर्थडे को कमोमोरेट करने के लिए ये जो है ऑब्जर्व किया जाता है। कुछ बातें सरोजनी नायडू जी के बारे में देख लेते हैं। तो इनका जन्म हुआ था 13 फरवरी 1879 को, कहाँ पे, हैदराबाद इंडिया में। ठीक है, इनका निकनेम है क्या, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसको बनाया गया, किसको जाना जाता है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से, तो याद रखिएगा ये सरोजनी नायडू को जाना जाता है। ठीक है, इनकी पॉलिटिकल पार्टी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस उस टाइम की। इनके नोटेबल वर्क्स क्या हैं, द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द बर्ड ऑफ टाइम। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं इनकी, याद रखिएगा, द गोल्डन थ्रेशोल्ड एंड द बर्ड ऑफ टाइम। ठीक है, इनके अचीवमेंट्स क्या रहे, ये पहली विमेन थी जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की विमेन बनी थी। आज की इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं, मतलब उस टाइम की इंडिपेंडेंस टाइम की जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी 1885 में, उसके बाद 1919 में जो पहली ये बनी थी, पहली वुमेन टू बिकम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, सॉरी 1924 में शायद बनी थी। ठीक है, आप हमको करेक्ट करके बताइएगा ये कौन से ईयर में इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी थी। ठीक है, और इन्होंने कंट्रीब्यूट किया था इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने कुछ बातें देख ली करेंट से रिलेटेड और सारी बातें देख ली बैकग्राउंड रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे 2024। आपको बताना है इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे की थीम क्या थी। आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है एम्ब्रेसिंग डाइवर्सिटी, सेकेंड ऑप्शन है ओवरकमिंग चैलेंजेस टुगेदर, थर्ड ऑप्शन है सेलिब्रेटिंग लाइफ और लास्ट ऑप्शन है माइलस्टोन्स ऑन माई एपिलेप्सी जर्नी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, माइलस्टोन्स ऑन माई एपिलेप्सी जर्नी।
तो इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे सेलिब्रेट करते हैं सेकेंड मंडे ऑफ फरवरी एवरी ईयर, ठीक है। सेकेंड मंडे ऑफ फरवरी एवरी ईयर को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे। और इस बार की थीम है माइलस्टोन्स ऑन माई एपिलेप्सी जर्नी, ठीक है, माइलस्टोन्स ऑन माई एपिलेप्सी जर्नी। Who secured their first ever top 100 spot in ATP rankings, ठीक है। तो टेनिस की रैंकिंग में किस इंडियन ने अपना पहला टॉप 100 स्पॉट हासिल किया है, आपको ये बताना है, ठीक है। किस इंडियन ने पहला अपना टॉप 100 स्पॉट हासिल किया है टेनिस रैंकिंग्स में, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शंस है, पहला ऑप्शन है सिद्धार्थ रावत, सेकंड ऑप्शन है सुमित नागल, थर्ड ऑप्शन है मुकुंद शशि कुमार और लास्ट ऑप्शन है प्रजनेश गुणेश्वरन, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सुमित नागाल। तो सुमित नागाल साहब जो हैं इन्होंने एटीपी चेन्नई ओपन जीत के जो है टॉप 100 में स्थान हासिल किया है। इनकी रैंकिंग थी पहले 121 और चेन्नई ओपन जीतने के बाद इनकी रैंकिंग हो गई है 98, ठीक है। तो बहुत बड़ी उपलब्धि है ये, बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडियन स्पोर्ट्स जगत में ये, ठीक है। तो टॉप 100 टेनिस प्रोफेशनल्स में इंक्लूड होने वाले जो इंडियन बने हैं वो हैं सुमित नागल, ठीक है, सुमित नागल। इनकी रैंकिंग कितनी हो गई है, तो इनकी रैंकिंग हो गई है 98, ठीक है, इनकी रैंकिंग हो गई है 98। और यहाँ पे कुछ बातें और लिखी हैं, ओनली 10 इंडियन men have ever reached the top 100 since introduction of ATP rankings in 1973, ठीक है। तो ये और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सिर्फ 10 इंडियन टेनिस प्लेयर्स हैं जिनको टॉप 100 में रैंकिंग हासिल हुई थी, ठीक है। उसमें लेटेस्ट हैं सुमित नागल साहब जिनको 98 रैंक मिली है एटीपी रैंकिंग्स में, ठीक है। तो याद रखिएगा सुमित नागल साहब किससे एसोसिएटेड है, तो याद रखिएगा पहले तो टेनिस से रिलेटेड है, ठीक है, टेनिस से रिलेटेड है। और क्या इनकी रैंक रही है 98, ठीक है, 98 कब हुई है, चेन्नई ओपन जीतने के बाद। और इससे पहले क्या थी, इससे पहले थी 121, ठीक है। ये चारों डायमेंशन तो आपको एकदम मुंह ज़बानी याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु वॉज नेम द प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट इन अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024। तो अभी हाल ही में अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 हुआ था जिसमें फिर से ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को एक बार पराजित किया है, ठीक है। एक ही दिल है भैया, कितनी बार तोड़ोगे। तो आपको बताना है उस अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड किसको मिला है। आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है माहली बियर्डमैन, सेकंड ऑप्शन है हरजत सिंह, थर्ड ऑप्शन है क्वेना माफाका, लास्ट ऑप्शन है ओलिवर पीक, ठीक है। इन चारों में से प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसको मिला है अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 में, और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी क्वेना माफाका ने, ठीक है। कुछ बातें देख लेते हैं पहले। तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024, ठीक है, 79 रन से, किसको हरा के, इंडिया को हरा के, ठीक है। विद अ मैसिव विन ओवर इंडिया ऑस्ट्रेलिया हैज सिक्योर्ड इट्स 4th वर्ल्ड कप टाइटल इन अंडर 19 क्रिकेट, ठीक है। तो 4th वर्ल्ड कप टाइटल जीता है ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हरा के। इससे पहले 2002, 2010 और 2020 में जीत चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ बातें देख लेते हैं अंडर 19 वर्ल्ड कप के बारे में। तो आपके सामने टेबुलर फॉर्म में लिखा हुआ है। तो ये विनर कौन रहे, ऑस्ट्रेलिया विनर रही है। रनर अप कौन थे, इंडिया थे। मैन ऑफ द मैच कौन है, माहली बियर्डमैन, ठीक है। मैन देखिए इनके नाम में भी मैन है और मैन ऑफ द मैच, ठीक है। तो याद रखिएगा मैन ऑफ द मैच की बात हो रही है, मैन ऑफ द टूर्नामेंट से कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन हुए हैं, क्वेना महापाना। ये किस कंट्री से आते हैं, तो ये आते हैं साउथ अफ्रीका से। इन्होंने 22 विकेट लिए थे, ठीक है। हाईएस्ट रन स्कोरर कौन रहे हैं, तो उदय सहारन रहे हैं जो कि इंडिया के हैं। 397 रन इन्होंने बनाए थे। और होस्ट कौन था, किसने होस्ट किया था, तो साउथ अफ्रीका ने होस्ट किया था, ठीक है। तो यहाँ पे सारे डायमेंशन रिलेटेड टू अंडर 19 के वर्ल्ड कप दे दिए गए हैं ताकि आपको आराम से एक बार में यहाँ पढ़ें और ज़्यादातर चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाए और जल्दी से रिविजन हो जाए, ठीक है। कैसे जल्दी से रिवाइज करते हैं, क्योंकि सारा टाइम रिवीजन, सारा खेल जो है आपके सक्सेस में टाइम का है और रिवीजन का है, ठीक है। जैसे आप रिवाइज करने बैठे तो आप ये पूरा नहीं पढ़ेंगे पूरी एक्सप्लेनेशन, बस आप ये देखेंगे विनर कौन है, ऑस्ट्रेलिया, किसको हराया, इंडिया को हराया। मैन ऑफ द मैच कौन है, बियर्डमैन। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन है, महापाना। हाईएस्ट रन स्कोरर उदय सहारन और होस्ट कौन था, साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो आपको ऐसे रिवाइज करना है ताकि बहुत कम समय में आप कई बार रिविजन कर पाए और कॉम्प्रिहेंसिव रिविजन कर पाए। यहाँ पे हम लोग ऑबिचुअरी सेक्शन देख लेते हैं। तो सबसे पहले हैं ए रामाचंद्रन साहब। तो ए रामाचंद्रन साहब पास्ड अवे इन दिल्ली एट द एज ऑफ 88। ये आर्ट वर्ल्ड से रिलेटेड थे, ठीक है। ए रामाचंद्रन साहब जो है आर्ट वर्ल्ड से रिलेटेड थे। नेक्स्ट ऑबिचुअरी है केल्विन किप्टम की। केल्विन किप्टम जो है मैन मैराथन वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था इन्होंने, ठीक है। ये मैन मैराथन वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर थे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। केविन कैप्टन, ठीक है, केविन किप्टम, ठीक है, केविन किप्टम। तो इनकी ट्रैफिक एक्सीडेंट में एक
डेथ हो गई, ट्रैजिक एंड हो गया, ठीक है। तो इन्होंने क्या बनाया था, इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था शिकागो मैराथन में, ठीक है, बाय सेटिंग अ न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ 2 hours 35 seconds, सरपासिंग प्रीवियस रिकॉर्ड हेल्ड बाय हिज कंपैट्रियट इलियुड किपचोगे, ठीक है। तो याद रखना है आपको, केल्विन किप्टम क्या थे, तो केल्विन किप्टम साहब थे मैराथन रनर या एथलीट, ठीक है, मैराथन रनर, ठीक है। नेक्स्ट है ऊषा किरण खान। तो ऊषा किरण खान क्या थी, तो ऊषा किरण खान जिनकी 78 की एज में मृत्यु हो गई, वो थी राइटर, ठीक है, और पद्मश्री अवार्डी, ठीक है। तो सब याद रखिएगा, वो लिटरेरी वर्ड से बिलोंग करती थी और वो राइटर थी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने ऑब्ituaries देख ली।